मिथ वर्सेस रियलिटी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन मिथ है आजकल कि दवाई जो है, दवाई नहीं खानी है, दवाई तभी खानी है जब बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाए। तो सर, एडिक्शन ट्रीटमेंट में कॉमनली कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, किस टाइप की? मैं नाम नहीं पूछूंगा, एंड अगर आप नाम बता सकते हैं तो बता देना सर, लेकिन किस टाइप की मेडिसिन जो हैं यूज़ होती हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेस में, खास करके नशे की लत की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग एडिक्शन छुड़ाने के लिए शुरुआत करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, और वो विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि जैसे अगर नींद नहीं आ रही तो उसका बंदोबस्त किया जाता है, हाथों में कंपन है तो उसके लिए उपाय है, और अगर फिट्स नहीं आने चाहिए इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जाती है। तो इस तरह से डिटॉक्स पीरियड में विड्रॉल सिम्टम्स की तकलीफ आसान करने के लिए मेडिसिन होती है। जब वो फेज निकल जाता है तब पेशेंट को हम लोग फिर से नए से रीअसेस करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, कहीं उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उसको इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, क्या उसके पास कोई मैरिटल इश्यूज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे सारा रीअसेसमेंट हम लोग करते हैं और वो हिसाब से भी आगे ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज है, तो उसके लिए भी रिलेटेड दवाइयाँ होती है, तो जो उसको हेल्प करती है उसमें से बाहर निकलने के लिए। और अल्कोहल एडिक्शन के ट्रीटमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट फेज होता है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम लोग एंटी क्रेविंग मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो कुछ मेडिसिन है जिससे क्रेविंग कम होती है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो अल्कोहल लेने के बाद में उसको पनिशमेंट होती है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। तो जैसे डायसल्फाम नाम की एक दवाई है, तो जिसके देने से अगर पेशेंट अगर फिर शराब पीता है तो उसको रिएक्शन आती है, और वो तो रिएक्शन के डर से फिर वो पीता नहीं है। तो जो मजा आता था उसको, तो उसके जगह पे उसको सजा होने लगती है, और फिर वो अल्कोहल से दूर रहने लगता है। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हम लोग यूज करते हैं। एक सर मुझे एक कॉल आया रात में, और कह रहे थे कि मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है एंड मुझे आप एक दवाई बता दो। मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने बोला आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए एंड वहाँ से आप ले लीजिए, बिकॉज ऐसे बिना प्रोफेशनली आप ट्रेंड हुए, बिना आपको पता हुए किसी ने कुछ भी बता दिया और आपने उसको ले लिया, तो उसके सर क्या रिएक्शंस हो सकते हैं सर, एक बार बताएंगे? जो भी पेशेंट्स हैं जो बार बार रिलैप्स होते हैं, बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको तो दवाइयों के नाम याद हो जाते हैं, तो कभी कभी वो लोग खुद ही ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग उन दवाइयों के भी आदी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो नींद के लिए नींद की गोली लेते हैं, तो और बाद में उसको लेते ही रहते हैं, उसका भी एडिक्शन हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अगर बिना डॉक्टर के सुपरविजन में अगर जब दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स की भी रिस्क हो जाती है, या इनएडिक्वेट डोज की वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो एक्चुअली मिल सकते थे। बिल्कुल सर। सर ऐसा ही मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहूँगा। मेरे को भी सर मेरे मामा थे, वो बोल देते थे सुबह अगर हैंगओवर हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, पेंटाप्रोजोल ले लो, साथ में ये ले लो, साथ में वो ले लो, 2-3 और दवाइयाँ भी थी, नींद नहीं आ रही तो ये ले लो। एंड उसका मैं बंदोबस्त भी कर चुका था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो चीज़ भी बाद में काम करना बंद कर गई थी मुझ पे। तो ऐसा ही होता है कि अगर विड्रॉल्स खुद ट्रीट करने लग गए तो वो दवाइयाँ भी जो है कहीं ना कहीं कुछ असर नहीं कर रही होती। एंड काफ़ी केसेस में सर पेशेंट्स के साथ कुछ और भी बहुत बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। एंड सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऐसा बोला जाता है कि अगर साइकाट्रिस्ट के पास गए, कोई मेडिकेशन ली या कोई दवाइयाँ दी तो शराब तो छूट जाएगी पर वो दवाइयों का एडिक्शन हो जाएगा। ये कितना बड़ा मिथ है सर? तो ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि साइकेट्रिस्ट जो दवा देते हैं वो नींद की दवाइयाँ होती है, या वो एडिक्टिंग दवाइयाँ होती है, उसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शंस है। तो जैसी तकलीफ वो हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ चूज करते हैं। और अब इतना रिसर्च हो चुका है कि नई नई दवाइयाँ आई हैं जिसका एडिक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास दवा लेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। वो कब होता है? जब आप अपने ही मन से उसको कंटिन्यू करने लगते हैं, तब वो एडिक्शन होने लगता है। इसीलिए
प्रॉपर गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस और सुपरविजन में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर जो है वो उनको धीरे धीरे कम करके बंद भी कर देते हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ भी सर ऐसा ही हुआ था। पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी नींद की डोज बढ़ाते गए। ड्यूरिंग डिटॉक्स पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा थी, इवन इंजेक्शंस भी थे, इवन ड्रिप भी थी नींद की, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद फिर मैं ओरल पे आया। ओरल आने के बाद फिर जब मैं फॉलोअप करने लगा, तो वो कहीं ना कहीं 50 mg से 20 mg से और कम होके वो कहीं ना कहीं छूट गई वो दवाई। तो मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड बाद में नींद बड़ी प्रॉपर आने लगी। अब तो ऐसा है कि हमेशा ही नींद आती है। तो नींद की बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ सर। सबसे बड़ी समस्या ही यही थी। मैं ये समझता था कि जैसे ही बेड पे गया मेरे को नींद आ जाती है, मैंने अल्कोहल लिया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सर कनेक्शन लग पा रहे हैं। एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा कि अगर दवाई शुरू कर दी, अल्कोहल से तो दूर हो गए, लेकिन जो दवाई है ये लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी जो भी एडिक्शन की दवाई है वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, साल 1.5 साल तक खानी पड़ती है, ये हमने देखा है। और अगर अच्छा फॉलोअप रहा सुपरविजन में, उसको टेपर ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं। अगर जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होती है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो कुछ दिनों तक उसका मेंटेनेंस थेरेपी भी लेना पड़ता है, ताकि वो बार बार रिलैप्स ना हो। तो जैसा सिचुएशन है, जैसे कोमॉर्बिड डिसीजेज है, वैसा ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो हर एक का जो ट्रीटमेंट प्लान वो एक जैसा नहीं होता है, वो इंडिविजुअल केस के लिए एक टेलर मेड प्लान बनाते हैं हम लोग। सर इस सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये स्टिग्मा कैसे ब्रेक करें कि भैया साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, आपको हर एक मेंटल इलनेस का जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, आप घबराओ मत। इस चीज़ का स्टिग्मा सर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इसीलिए जो भी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है समाज में, साइकेट्रिस्ट को लेकर, साइकेट्रिक दवाइयों से लेकर और साइकेट्रिक बीमारियों से लेकर, तो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ने के लिए न्यूज़पेपर्स में, रेडियो शोज़ में, इस तरह के जो पॉडकास्ट है उसके द्वारा हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और लोगों के मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको सिर्फ ट्रीट ना करें, तो उनको एजुकेट भी करें, और वही आपके एम्बेसडर बनते हैं। जब वो समाज में जाते हैं तो उनके पहचान के 4 लोग होते हैं, तो वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुमको ऐसे ऐसे सलाह लेनी चाहिए। तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है, बाय वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सर वर्ड ऑफ माउथ की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा इंडिया में काम करता है कि आप ये लगा लो कि यहाँ पर अगर बुआ बैठी है ना, तो वो 4 बाबाओं के नाम गिना देंगी। उस बाबा पे ये ट्रीटमेंट होता है, उस बाबा पे वो ट्रीटमेंट होता है, उस बाबा पे। तो इंडिया में जो ये वर्ड ऑफ माउथ में, ऐसा नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ में सही चीज़ें चल रही हैं, वर्ड ऑफ माउथ में गलत चीज़ें भी चल रही हैं। तो इनको भी हमें जो है, जो आपने बताया कि एजुकेट कर करके, जैसे ही कोई इंसान ठीक होता है तो जनरली मैं उनका पॉडकास्ट करता हूँ, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ कि आपको कैसे क्या प्रोसेस लगा। और यही समझाना ज़रूरी है जो भी नशे की लत में फंसे हुए हैं, बिकॉज अभी भी मेरे जो मेजोरिटी ऑफ मैसेजेस जो होते हैं मेरी प्रोफाइल पे वो यही होते हैं, आप कौन सी दवाई देते हो एडिक्शन से। मतलब हर कोई अभी भी यही चाह रहा है कि एक कोई दवाई हो जिससे मेरा एडिक्शन जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और फिर हम उन्हें यही मोटिवेट करते हैं कि जैसे आपको एडिक्शन एक दिन में नहीं हुआ, आपको बहुत मेहनत लगी, रात में शटर खुलवाया आपने, सुबह शटर खुलवाया, ज़्यादा शराब पी, वोमिटिंग करी, इतना ही मेहनत लगी ना एडिक्शन में आने के लिए, तो 2-3 महीने 4 महीने उससे निकलने के लिए भी आपको लगाने पड़ेंगे। और ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इट इज़ इक्वलेंट टू कैंसर। तो जब ये क्रॉनिक डिजीज़ है तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना।